नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 4 के शीर्षक भाषा में मनोविज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है भाषा अधिगम की संस्थितियाँ एवं प्रक्रिया। इसके पूर्व हम लोगों ने भाषा अधिगम के क्रम, भाषा अधिगम के अंगों पर चर्चा करी थी और आज का व्याख्यान पूर्ण रूप से भाषा अधिगम की जो संस्थितियां होती हैं उस पर केंद्रित है। साथ ही साथ भाषा अधिगम किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी वे इस प्रकार से हैं। भाषा अधिगम की संस्थितियां, भाषा अधिगम की प्रक्रिया, भाषा अधिगम में अनुकरण और मॉडलिंग की भूमिका, नियमित अभ्यास के रूप, निष्कर्ष। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि मनुष्य की बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में भाषा की भूमिका केंद्रीय होती है, क्योंकि वही उसके विचार, भावनाओं और अनुभवों को एक संरचित रूप देती है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया सहज प्रतीत होने के बावजूद अत्यंत जटिल और बहुआयामी होती है, जिसमें बालक मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक स्तर पर निरंतर सक्रिय रहता है। वह सुनकर, देख करके, अनुभव करके, अनुकरण द्वारा भाषा को आत्मसात करता है और इस अधिगम प्रक्रिया में कई संस्थितियां कार्य करती हैं, जैसे वातावरण, रुचि, अनुकरण, सतत अभ्यास और सामाजिक अंतःक्रिया, जो भाषा अधिगम को संभव बनाती हैं। भाषा सीखना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक कला है जो सतत अभ्यास, प्रेरणा और उपयुक्त अवसरों से परिपक्व होती है। इस प्रकार से जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति भी है। अर्थात हम बौद्धिक रूप से क्या सोचते हैं और उसको हम किस प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ समाज के संबंध में हमारी अपनी क्या विचारधाराएं हैं, सांस्कृतिक चेतना के कितनी हमारे अंदर है, इसके भी अभिव्यक्ति जो है विचारों के माध्यम से भाषा के द्वारा की जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो भाषा है वो व्यक्तित्व निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, क्योंकि वही उसके विचारों को, भावनाओं को, अनुभूतियों को एक सुदृढ़ रूप देने का कार्य करती है। और भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से बालक का संपूर्ण विकास होता है। अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, धार्मिक सभी प्रकार का विकास होता है, क्योंकि सभी प्रकार के विकास में जो विचार उसके अंतर्गत आते हैं उसकी अभिव्यक्ति वो भाषा के माध्यम से करता है। और जब भाषा अधिगम की बात करते हैं तो कुछ संस्थितियां होती हैं, जैसे किस तरह के वातावरण में वो भाषा सीख रहा है, उसकी रुचि, अनुकरण, सतत अभ्यास और सामाजिक अंतःक्रिया। तो इस प्रकार से अगर हम भाषा अधिगम, ये व्याख्यान पूर्ण रूप से उन्हीं भाषा अधिगम की संस्थितियों पर आधारित है और कि कौन कौन सी संस्थितियां हैं जो भाषा अधिगम से संबंधित हैं और वो सारी संस्थितियां आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, जिसके माध्यम से जो भाषा अधिगम अधिक सुस्पष्ट, प्रभावशाली, स्वाभाविक और प्रभावी बनता है। भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति, विशेषकर शिशु या बालक, एक नई भाषा को समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। यह प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है और धीरे धीरे परिवेश, अनुभव, अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से विकसित होती है। मनोविज्ञान के अनुसार भाषा अधिगम संज्ञानात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों से संचालित एक समग्र प्रक्रिया है। अर्थात कह सकते हैं कि जो भाषा अधिगम है उसके अंतर्गत संज्ञानात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित होते हैं और इन सबसे संचालित होकर के एक समग्र प्रक्रिया के रूप में भाषा अधिगम को हम लोग देख सकते हैं। B.F. स्किनर ने भी इसको अनुकरण और पुनर्बलन पर आधारित बताया है। अर्थात जो भाषा अधिगम है वो अनुकरण पर आधारित है, साथ ही साथ पुनर्बलन पर आधारित है।
जबकि चॉम्स्की जी के अनुसार भाषा अधिगम एक जैविक क्षमता है जो भाषा अधिगम उपकरण के माध्यम से संचालित होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच द ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ग्रैस्प्स लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर थ्रू एक्सपोजर। अर्थात कह सकते हैं कि एक जैविक क्षमता है जो भाषा अधिगम के उपकरण है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस बोलते हैं, उसके माध्यम से संचालित होती है। भाषा अधिगम केवल शब्दों को जानना नहीं है, बल्कि उसे प्रभावशाली संप्रेषण के रूप में प्रयोग करना सीखना भी है। यह अधिगम तब पूर्ण माना जाता है जब बालक बिना प्रयास के शुद्ध एवं अर्थपूर्ण वाक्य बोल सके, सुनी हुई ध्वनि, शब्द, वाक्य एवं विचारों को समझ सके, पढ़े हुए को आत्मसात कर सके एवं सुसंगत रूप से लिख सके। अर्थात जब हम भाषा अधिगम की बात करते हैं तो ये तब पूर्ण होता है जब बिना प्रयास के बालक जो है वो बिना प्रयास के शुद्ध और अर्थपूर्ण वाक्य बोलेगा, सुनी हुई जो ध्वनि को सुन रहा है, शब्दों को सुन रहा है, वाक्यों को सुन रहा है या विचारों को सुन रहा है, उसको समझ सकेगा और जो भी पढ़ रहा है उसको आत्मसात करेगा एवं सुसंगत रूप से लिख भी सकेगा। भाषा अधिगम की संस्थितियां, पहली है भाषा एक कला है, विज्ञान नहीं। दूसरी, भाषा जो अधिगम की संस्थिति में सामाजिक परिवेश की अनिवार्यता है। तीसरी, निरंतर अभ्यास का अवसर है। चौथी, भाषा प्रयोग की वस्तु है। भाषा में अभिरुचि आवश्यक। और अंतिम है शिक्षण सिद्धांतों का अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से भाषा अधिगम की संस्कृतियां 6 हैं जो कि आपस में भी संबंधित हैं। पहली, भाषा एक कला है, विज्ञान नहीं। भाषा मनुष्य की सहज अभिव्यक्ति है जो उसे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है। ये ना तो केवल तर्क की वस्तु है और न ही विशुद्ध ज्ञान की, बल्कि ये एक कला है जो भाव, विचार, अनुभूति और संप्रेषण की जो जटिलताएं हैं उनको सहजता से व्यक्त करती है। मतलब जब हम भावों को व्यक्त करना चाहते हैं, अनुभवों को व्यक्त करना चाहते हैं या संप्रेषण स्थापित करना चाहते हैं तो जो उसमें जटिलताएं आती हैं उनको सरलतम रूप में प्रेषित करती है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कोई चित्रकार या गायक निरंतर अभ्यास से अपनी कला में निपुण होता जाता है, उसी प्रकार से भाषा भी है, उसका जितना अधिक प्रयोग बोलने में, लिखने में, सुनने में और पढ़ने में किया जाएगा, उतना ही हम भाषा में प्रवीण होते जाएंगे। अतः उसी प्रकार से भाषा का अधिगम अभ्यास भी जो है वो अनुकरण पर आधारित होता है। बालक जब किसी शब्द को सुनता है तो वो पहले उसको दोहराता है, फिर उसकी उसी तरह से नकल करता है और धीरे धीरे उसे अपनी अभिव्यक्ति का अंग बना लेता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है, न कि पाठचर्या या व्याकरण के नियमों से। अतः ये कहना उचित है कि भाषा ज्ञान में नहीं बल्कि अभ्यास गम्य है। अर्थात उसने सुना, उसकी नकल करी, फिर उसको दोहराने लगा और धीरे धीरे वो उसकी अभिव्यक्ति का अंग बन जाता है। तो इस प्रकार से वो अभ्यास करते रहता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जब शिशु माँ या पानी जैसे शब्दों को सुनता है तो वह पहले उन्हें अपने परिवेश से सुनता है, फिर बार बार दोहराता है। विभिन्न लोगों से उसने पानी या माँ या अन्य किसी शब्द को सुना और फिर वो लगातार उसको सुन रहा है तो उसको दोहराने का प्रयास करता है। ये दोहराव जो शब्दों को दोहरा रहा है वो केवल ध्वनि की पुनरावृत्ति नहीं होती है, बल्कि एक अर्थपूर्ण अनुकरण भी होता है। अर्थात केवल वो ध्वनि को नहीं दोहराता है बल्कि उस ध्वनि का क्या अर्थ है उससे भी वो परिचित हो रहा होता है। मतलब शब्द के साथ साथ उस शब्द के अर्थ को से भी परिचित हो रहा है और वो अर्थ किस संदर्भ में प्रयुक्त होगा इससे भी वो परिचित होता है। उसकी सोचने और बोलने की शक्ति को यही अनुकरण जो है वो आकार भी देता है। भाषा का ये अधिगम प्रक्रिया तभी सशक्त होती है जो उसे समृद्ध और प्रेरणादायक वातावरण प्राप्त हो। यहाँ शिक्षक, माता पिता और समुदाय स्वयं शुद्ध, समर्पित एवं अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग करें। एक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री S.K. देशपांडे जी के अनुसार भाषा अधिगम का कार्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि बालक को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जैसे चारों कौशलों में दक्ष बनाना है। सामाजिक परिवेश में भाषा अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है।
ये बालक के सामाजिक वातावरण से गहराई से जुड़ी होती है। बालक भाषा को ना तो अकेले रहकर सीखता है और न ही केवल पुस्तकों से, अर्थात वो समाज में रह करके, परिवार में, समुदाय में, अपने आस पड़ोस से, विद्यालय से, विभिन्न जो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं या और बच्चे होते हैं, उनसे बातचीत करते हुए, दूसरों को सुनते हुए, उनके व्यवहारों का अनुकरण करते हुए भाषा को आत्मसात करता है। तो इस प्रकार से कहा जाएगा कि जो सामाजिक परिवेश है वो भाषा अधिगम का एक प्रमुख संस्कृति है कि परिवेश में वो रह रहा है, परिवार की कैसा वातावरण है, साथ ही साथ किस समुदाय में वो रह रहा है, उसका उसी प्रकार से वो भाषा सीखता है। भाषा अधिगम तभी संभव होता है जब वो सामाजिक अंतःक्रिया का भाग बने। यदि बालक को शुद्ध, व्यवस्थित और प्रासंगिक भाषा का उपयोग करते हुए लोग नहीं मिलते, तो उसका भाषिक विकास बाधित हो जाता है। अर्थात अगर जो बच्चा है, जब वो भाषा सीख रहा है, उसको उस तरह के लोग नहीं मिलते जो शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, व्याकरणिक रूप के अनुसार शुद्ध हो और पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सके, प्रसंग के अनुसार शब्दों का प्रयोग कर सके। तो अगर उसको इस तरह के लोग नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो भाषिक विकास होता है वो बाधित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक जैसी भाषा सुनता है वैसा ही बोलता है। विशेषकर शिक्षक की भूमिका इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक का भाषा व्यवहार न केवल विषय की प्रस्तुति के लिए बल्कि अधिगम के प्रत्यक्ष आदर्श के रूप में भी कार्य करता है। यदि शिक्षक की भाषा अशुद्ध, असंवेदनशील या भावहीन होगी, तो बालक भी उसी का अनुकरण करेगा। अतः शिक्षक को अपनी भाषा में असंवेदनशीलता या भावहीनता नहीं लानी चाहिए। उसको शुद्धता, सौंदर्यता और संस्कार बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए। अर्थात ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो शुद्ध हो, सौंदर्यशील हो, संस्कारवान हो और प्रभावी हो। क्योंकि बालक जो है वो विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा प्रयुक्त भाषा का अनुकरण करता है और उसको अपना एक अंग बना लेता है। अतः कह सकते हैं कि केवल पाठ योजना से नहीं, बल्कि संवाद, सहभागिता और सामाजिक सहभागिता की प्रक्रिया से भी भाषा अधिगम जुड़ता है। निरंतर अभ्यास की भूमिका। भाषा अधिगम में निरंतर अभ्यास की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी भाषा में प्रवीणता तभी प्राप्त होती है जब उसका नियमित रूप से उपयोग किया जाएगा। अर्थात कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो निरंतर उस पर अभ्यास किया जाता है तो उस कार्य में प्रवीणता आ जाती है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई नृत्यांगना जो है वो नृत्य का निरंतर अभ्यास करेगी तो उसका नृत्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा और प्रभावकारी होगा। तो इसी प्रकार से जब हम भाषा अधिगम में बात करते हैं तो यहाँ पर भी निरंतर अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बालक बार बार किसी ध्वनि को, शब्द को, वाक्य को सुनता है, बोलता है, पढ़ता है और लिखता है, तो वो उसे केवल याद नहीं करता बल्कि अपने मस्तिष्क में उसकी संज्ञापन स्मरण प्रणाली को भी मजबूत करता है। अर्थात उसने सुना तो वो सुन करके मस्तिष्क में सीधे गई और फिर उसने उसको समझा, बोला और उसके आधार पर वो फिर मस्तिष्क से वो ध्वनि के माध्यम से बाहर आती है। तो इस प्रकार से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके माध्यम से जब बच्चा निरंतर नए नए शब्दों का, वाक्यों का अभ्यास करता है तो मस्तिष्क में वो संज्ञापन और स्मरण प्रणाली को मजबूत करता है, जिसके माध्यम से उसकी भाषा अधिगम जो है वो सरल और सहज हो जाती है। निरंतर अभ्यास से ये भी होता है कि बालक को शब्दों के चयन में सोचने की आवश्यकता भी नहीं हो। अर्थात क्योंकि उसके पास इतना शब्द भंडार हो जा रहा है और वो निरंतर बोल करके, पढ़ करके, लिख करके भाषा और किस संदर्भ में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसका वो अभ्यास कर रहा है। तो उसको किसी भी संदर्भ में जब बोलने या लिखने के लिए कहा जाता है तो उसको सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती है। वाक्य और भाव स्वतः ही प्रभावित होने लगते हैं। ये अवस्था तब आती है जब भाषा उसके स्वाभाविक व्यवहार का अंग बन जाती है। अर्थात मतलब वो वाक्य को कैसे गठन किया जाएगा इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करता है। वाक्य है या भाव है वो स्वतः प्रभावित होते हैं। इस हेतु अभ्यास के विविध माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे प्रेरक वाचन, समूह संवाद,
चित्रों पर आधारित लेखन, श्रुत लेखन, संवादात्मक खेल, दृश्य श्रव्य सामग्री आदि। विशेषज्ञों का भी मानना है कि भाषा अधिगम के किसी भी चरण में यदि अभ्यास रुक जाएगा तो प्राप्त ज्ञान भी शिथिल होने लगता है। अर्थात अभ्यास बहुत ही आवश्यक है और विद्यार्थियों को हमें प्रेरित भी करना चाहिए कि वो सतत अभ्यास करें और शिक्षकों की ओर से, विद्यालय की ओर से, महाविद्यालय की ओर से सतत अभ्यास के अवसर भी प्रदान करने चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि वो भाषा को केवल सीखेंगे नहीं बल्कि उसमें जी सकेंगे। भाषा प्रयोग की वस्तु है। भाषा का स्वभाव मूलतः प्रयोगात्मक होता है। ये केवल जानने, समझने या रटने की वस्तु नहीं है, बल्कि व्यवहार में लाने की चीज है। बालक तभी सही मायनों में भाषा सीखता है जब वह उसे वास्तविक जीवन में बोलकर, लिखकर या सुनकर उपयोग करता है। अर्थात तभी, क्योंकि प्रयोग में हम जितना लाएंगे उतनी ही हमारी भाषा जो है वो प्रवीणता प्राप्त करेगी, उतना ही हमारा शब्द भंडार विकसित होगा। तो इसी कारण से कि केवल वो जब उसको सुना, समझा और रटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसको जितना ज़्यादा वो व्यवहार में लाएगा उतना ही उसके भाषा जो है वो उतना ही व्यापक होती जाएगी। यदि अधिगम केवल कक्षा तक सीमित रह जाए और भाषा का व्यवहारिक प्रयोग ना हो, तो वह अधिगम भी अधूरा रह जाता है। जब बालक भाषा के लिए प्राकृतिक व्यवहार करता है, जिसमें शब्दों का चयन स्वतः होने लगता है, वाक्य प्रवाहित होते हैं और अर्थ की स्पष्टता बनी रहती है, तब यह संकेत मिलता है कि उसे भाषा पर अधिकार प्राप्त हो गया है। यह अधिकार केवल व्याकरण और शब्दार्थ जानने से नहीं आता, बल्कि निरंतर अभ्यास और व्यवहारिक प्रयोग से आता है। इसलिए शिक्षक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा में केवल विषय नहीं, भाषा को एक विषय के रूप में ना लेकर के संचार का माध्यम वो बने और कक्षा में संवाद किया जाए, समूह में चर्चाएं की जाएं, कहानी लेखन के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए, पत्र लेखन के लिए समय समय पर भाषण करवाना चाहिए, संवाद अभिनय जैसे कार्यक्रम करवाकर, गतिविधियां करवाकर बालक जो है वो भाषा को व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाएगा, इस तरह के अवसर मिलने से उसके अंदर व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने की क्षमता विकसित होगी और साथ ही साथ वो उचित संदर्भ में, प्रसंग में, अपने व्यवहार में लोगों से बातचीत करते समय उचित भाषा का भी प्रयोग कर पाएगा। साथ ही साथ भाषा का जितना प्रयोग होगा, बालक का शब्द भंडार उतना ही समृद्ध और अभिव्यक्ति उतनी ही धारा प्रवाह होगी। भाषा में अभिरुचि का महत्व। भाषा अधिगम में बालक की अभिरुचि एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। बालक वही प्रभावी ढंग से सीखता है जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। अभिरुचि वह मानसिक ऊर्जा है जो अधिगम को प्रेरित, सक्रिय और स्थायी बनाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिरुचि विकसित करने के दो उपाय हैं। उचित और प्रेरक वातावरण का निर्माण करना, अर्थात बालक के लिए इस प्रकार का वातावरण विद्यालय या कक्षा में निर्मित किया जाए जिसके माध्यम से बच्चा उचित भाषाई शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो। इस प्रकार का वातावरण दिया जाए, समय समय पर उसको प्रेरणा दिया जाए जिसके माध्यम से वो भाषा का प्रयोग, संवाद की स्वाभाविकता और रचनात्मकता को बढ़ावा भी दे सके। अर्थात कहानी सुनाने के अवसर दिए जाएं, कविता पाठ कराया जाए, नाटक, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से उसको हम एक प्रेरक और उचित वातावरण भाषा अधिगम के संदर्भ में दे सकते हैं। भाषा की आवश्यकता का अनुभव करना। जब बालक को ये अनुभव होने लगता है कि वो भाषा का प्रयोग करके ही अपनी बात कह सकता है और दूसरों को प्रभावित कर सकता है और कुछ नया सीखता है, तो उसके भीतर सीखने की स्वाभाविक ललक उत्पन्न होती है। अर्थात जब उसको लगता है कि केवल भाषा के माध्यम से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अर्थात इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, तब बालक ये अनुभव करने लगता है कि वास्तव में भाषा को सीखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वो स्वाभाविक तरीके से भाषा के नए-नए शब्दों को, विधियों को, तरीकों को सीखने के लिए प्रेरित होता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि मनोवैज्ञानिक रूप से यह रुचि का सिद्धांत कह सकते हैं इसको, जिसके अनुसार अधिगम तभी प्रभावी होता है जब अधिगम सामग्री में बालक को आत्मसंतोष या आनंद मिले। भाषा अधिगम में शिक्षण सिद्धांतों की भूमिका।
भाषा अधिगम की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न शिक्षण सिद्धांत हैं जो वहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। पहला है सर्वप्रथम रुचि का सिद्धांत, अर्थात पहला सिद्धांत जो है वो रुचि का सिद्धांत है कि बालक भाषा वही सीखना चाहता है, उन्हीं शब्दों को सीखना चाहता है या उसी प्रसंग की भाषा को सीखना चाहता है जिसमें उसकी रुचि होगी। अर्थात अगर हम ये कहें कि अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो बालक की रुचि को जागृत करे, तो ये कोई कहना असंभव बात नहीं हो सकती है। अर्थात यदि भाषा अधिगम भाषा जो से संबंधित गतिविधियां हैं नीरस होंगी या एक तरफा होंगी तो बालक भाषा अधिगम में निष्क्रिय रहेगा। इसके विपरीत यदि पाठ में गीत, कहानी, संवाद, चित्र आदि सम्मिलित हैं तो वो उत्साह पूर्वक सम्मिलित होगा। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण होता है कि बालक जो पहले जानता है उसके आधार पर जो नहीं जानता है उस तब हमें वहां पर ले जाना चाहिए, क्योंकि बालक के सामने जो चीजें उपस्थित हैं उनके प्रति पहले हमें रुचि उत्पन्न करनी है, फिर जो चीजें नहीं हैं तब उनके बारे में बताना है। अर्थात उसका जो पूर्व ज्ञान था उससे जोड़ करके धीरे धीरे नए सामग्री की ओर लेकर उसको जाना है। पहले बच्चा मौखिक भाषा से परिचित होता है, तब वो कहीं लिखित भाषा की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार से मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों को पहले अमूर्त व्याकरणिक नियम पढ़ाया जाए तो वे उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन यदि पहले उनको मूर्त उदाहरण जैसे चित्र है, वस्तु है, कहानी, ये सब दिया जाए तो वो नियमों की ओर ले जाया जाएगा और वे फिर तब नियम को बहुत ही रुचि से सीखने लगते हैं और सहजता से ग्रहण भी कर लेते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा अधिगम में ये प्रक्रिया विशेष रूप से उपयोगी होती है जब भाषा को व्यवहारिक संदर्भों में प्रस्तुत किया जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि जो शिक्षण के सिद्धांत हैं वो प्रभावी होते हैं भाषा सीखने में। शिक्षक को ये ध्यान रखना है कि कौन सा सिद्धांत कब हमें अपनाना है और किस सिद्धांत के माध्यम से बच्चा जो है वो भाषा को सही तरीके से, सहजता से, सरलता से सीख सकता है। वो भाषा शिक्षण में केवल पाठ पुस्तकों शिक्षक को केवल जब भाषा अधिगम कराए या भाषा का शिक्षण करे तो केवल पाठ पुस्तक तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ सिद्धांतों के अनुसार भाषा के जो 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के लिए योजनाबद्ध एवं बालक केंद्रित गतिविधियां भी तैयार करनी चाहिए। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो अनुकरण एक स्केल अनुकरण के द्वारा किया जाता है, दूसरा निरंतर अभ्यास के लिए। तो भाषा अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें जो भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये तभी सही प्रकार से इसमें विद्यार्थी प्रवीण होंगे जबकि उसका वो अनुकरण करेंगे और समय अनुसार समय समय पर निरंतर अभ्यास भी करते रहेंगे। भाषा अधिगम की प्रक्रिया एक क्रमिक और संगठित प्रक्रिया है जो बालक के प्राकृतिक विकास के अनुरूप होती है। भाषा केवल शब्दों और वाक्य संरचना को सीखने की विधि नहीं है, बल्कि ये एक बहुस्तरीय अधिगम प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का योगदान होता है। भाषा सीखने की यह प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों से होकर गुजरती है। पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये जो क्रम है ये केवल मनोवैज्ञानिक रूप से उपयुक्त है, बल्कि शिशु के भाषा विकास के वास्तविक अनुक्रम को भी दर्शाते हैं। सबसे पहले बालक भाषा को सुनता है, ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों और लयात्मक ध्वनियों को, जो भी उसने ध्वनि सुनी, शब्दों को सुना, वाक्यों को सुना और फिर जो भी लय से संबंधित ध्वनियां उनको भी सुनता है। फिर वो उनका अनुकरण करते हुए बोलना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे उसका उच्चारण और भाव संप्रेषण विकसित होता, मतलब जैसे जैसे जो उसने ध्वनियों को, शब्दों को सुना है वो उसके बोलने में अपने को दक्ष अनुभव करने लगता है, तो वो उसका उच्चारण शुद्ध करने लगता है, साथ ही साथ भाव संप्रेषण की तरफ भी वो विकसित होने लगता है। तब वो भाषा को पढ़ना सीखता है, चित्रों, प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से। अंत में वह लिखना सीखता है, जो भी विचार उसके अंदर आए हैं उन विचारों को रूप आकार देने की प्रक्रिया के रूप में। इस संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक का कार्य केवल जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि इन चारों चरणों में विद्यार्थियों को समुचित निर्देशन करना भी होता है। प्रत्येक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यदि इनमें से किसी एक को भी
उपेक्षित कर दिया जाए तो संपूर्ण भाषा अधिगम जो है बाधित हो जाता है। सुनना। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में सुनना सबसे प्रथम और मौलिक चरण होता है। शिशु जन्म से लेकर के और उस कुछ दिन पश्चात तक के सबसे पहले ध्वनियों को ही ग्रहण करता है। यह ग्रहणशीलता ही आगे चलकर उसके सुनने, समझने और अंततः बोलने की क्षमता का आधार बनती है। ध्वनियों के प्रति ये संवेदनशीलता जन्मजात होती है, परंतु उसका परिष्कार एवं विस्तार पर्यावरण में सुनाए जाने वाली भाषा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सुनने की प्रक्रिया केवल ध्वनि ग्रहण कर तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इसमें अर्थ ग्रहण भी होता है, उच्चारण की अनुकरणीयता भी होती है, ध्वनि पद न्यास एवं श्रवण स्मृति भी समाहित होती है। श्रवण के माध्यम से ही बालक भाषा की ध्वनि संरचना, शब्दों की लय, वाक्य विन्यास और संवाद की गति को आत्मसात करता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि सुनना एक सबसे पहले क्रिया है। जब बालक का जन्म होता है उसके पश्चात वो सबसे पहले सुनने का कार्य करता है और सुन करके विभिन्न ध्वनियों को ग्रहण करता है और उसको आत्मसात करता है। तब जब वो बोलना शुरू करता है, तब जो उसने सुन रखा है उसके आधार पर ही वो बोलने का कार्य करता है। अर्थात सुनने की आदत का निर्माण बाल अवस्था में ही किया जाना चाहिए। इसके लिए कहानी सुनाना, कविता गाना, संवाद सुनाना, गीतों का श्रवण, नाटकों का श्रवण आदि तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं जब बच्चों में हमें सुनने के कौशल को विकसित करना है। बोलना। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में बोलना वह चरण है जहां बालक पहली बार अपनी ध्वनियों को अर्थयुक्त संप्रेषण का रूप देता है। अर्थात जो उसने ध्वनियां सुनी हैं उसको अर्थ रूप में, मतलब जब बोलेगा तो दूसरा व्यक्ति इसको सुनेगा तो उसके अर्थ को वो संप्रेषित कर सके, अर्थ भी उसका समझ सके, दूसरा व्यक्ति सुन करके उसके अर्थ को समझे और फिर अपनी प्रतिक्रिया दे। तो इस प्रकार से जो पहली बार ध्वनियों को अर्थयुक्त संप्रेषण का रूप देता है, ये श्रवण अनुभव का प्रतिफल है, क्योंकि बालक वही बोलता है जो वह सुनता है। जब वो माँ, पानी, आओ जैसे शब्दों का उच्चारण करता है तो यह केवल ध्वनि नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि उन शब्दों से जुड़ी जो सामाजिक स्थितियां हैं, भावनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको भी व्यक्त कर रहा होता है। अर्थात माँ शब्द कहने से कि माँ आओ या माँ के प्रति स्नेह को वो व्यक्त कर रहा होता है। बोलने की प्रक्रिया में बालक उच्चारण, स्वर, ध्वनि स्थान और शब्दों की संगति को अनुकरण द्वारा सीखता है। वह परिवार, शिक्षक और सामाजिक परिवेश में प्रयोग की जा रही भाषा को आत्मसात कर धीरे धीरे अपने वाक्य विन्यास, शब्द प्रयोग और संवाद कौशल का भी विकास करता है। इसलिए शिक्षकों और अभिभावकों को चाहिए कि वो बालक को बोलने के अधिक से अधिक अवसर दें, उसे टोके नहीं, जितना वो बोल रहा है बोलने दें और अनुपयुक्त शब्दों पर बाद में उसको समझाने का कार्य करें कि उचित शब्दों का प्रयोग करना है। उसे टोके बिना उसकी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बालक जितना अधिक बोलेगा उतना ही आत्मविश्वास और स्पष्टता उसमें विकसित होगी। अर्थात बोलने की क्षमता को निखारने के लिए शिक्षकों को संवाद आधारित शिक्षण करना चाहिए, प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, कहानी सुनाना, कहना, ये विधि अपनानी चाहिए। साथ ही साथ नाटक और भूमिका निवेशन जैसी रणनीतियों को भी अपनाना चाहिए। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में पढ़ना एक ऐसा चरण है जहां बालक ध्वनियों और शब्दों को दृश्य प्रतीकों से जोड़कर उनका अर्थ ग्रहण करना सीख जाता है। अर्थात पढ़ना वो चरण होता है जहां पर जो बालक है ध्वनियों और शब्दों का जो दृश्य प्रतीक है, जो लिपि के रूप में हमारे सामने जो ध्वनियां बोली जा रही थी, अब वो लिपि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं, तो उनको आपस में जोड़ करके उसका हम जब अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो हमारा पढ़ना कहलाता है। अर्थात अर्थ ग्रहण करना सीखने लगते हैं। जब बालक किसी शब्द को पढ़ता है तो वह न केवल उसके अक्षर को पहचानता है, बल्कि उस शब्द से जुड़ी ध्वनि, अर्थ और प्रसंग को भी आत्मसात करता है। इस प्रक्रिया को समझ के साथ पढ़ना कहा जाता है। अर्थात उसने अक्षर को पहचाना, उस शब्द से जुड़ी ध्वनि, अर्थ और प्रसंग को भी उसने आत्मसात किया, तो वो केवल पठन का कार्य नहीं कर रहा, बल्कि समझ के साथ जो भी शब्दों को, वाक्यों को वो पढ़ रहा है, वो समझ रहा है और उसका अर्थ वो ग्रहण कर रहा है।
अर्थात ऐसा पठन जिसमें केवल ध्वनि नहीं बल्कि आशय भी ग्रहण किया जाता है। पढ़ना केवल अक्षरों को पहचानने या वाक्य दोहराने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मस्तिष्कीय क्रिया है जिसमें ध्यान, स्मृति, कल्पना और विश्लेषणात्मक शक्ति एक साथ कार्य करती हैं। ध्यान, स्मृति, कल्पना और विश्लेषणात्मक शक्ति, ये चार जो अंग हैं वो एक साथ कार्य करते हैं और तब वो मस्तिष्कीय क्रिया के रूप में पठन के द्वारा सामने आता है और अपनी बातों को वो अभिव्यक्त कर पाता है जितना उसने पठन किया हुआ है। बालक जब पढ़ते हुए किसी शब्द को चित्र, अनुभव या भाव से जोड़ता है, जो वो पढ़ रहा है उसको वो अपने अनुभव से जोड़ने लगता है या उससे संबंधित कोई घटना हुई थी उससे वो जोड़ने लगता है या उसके अंदर जो विचार आ रहे थे उससे वो जोड़ने लगता है, तब पठन प्रभावशाली बनता है। इसलिए पठन अधिगम में बोधगम्यता और आनंद दोनों का समावेश आवश्यक होता है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षक को चित्र, पुस्तकें, श्यामपट्ट, कहानी कार्ड और सस्वर वाचन जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। पढ़ने का अभ्यास जितना अधिक संदर्भों से जुड़ा होगा, विद्यार्थी का शब्द भंडार, वाक्य गठन और सांस्कृतिक समझ उतनी ही मजबूत होगी। भाषा अधिगम की अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण चरण है लिखना, जो विचारों को स्थायी, संरचित और दृश्य रूप में अभिव्यक्त करने की कला है। अर्थात विचार जो आ रहे हैं वो स्थायी होते हैं, संरचित होते हैं और दृश्य रूप में अभिव्यक्त कर पाते हैं। ये केवल वर्णों की नकल या अक्षरों की रचना नहीं है। जो उसने पढ़ा है उसी रूप में उसने समझा और उसी तरह से वो वर्णों की नकल कर रहा है, तो उसको हम केवल लिखना नहीं कहेंगे, बल्कि एक रचनात्मक संप्रेषण प्रक्रिया होती है जिसमें उसका विचार भी शामिल होता है, भाषा ज्ञान शामिल होता है, अनुशासन और सौंदर्य बोध सम्मिलित होता है। लिखना अधिगम का वह चरण है जहां बालक की श्रवण, मौखिक और पठन क्षमताएं मिलकर दृश्य भाषा का निर्माण करती हैं। अर्थात उसने जो सुना है, जो देखा है, जो समझा है, उसको वो अब लिखित रूप में लिपिबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। शब्दों की संरचना, वाक्य गठन, विराम चिन्हों का प्रयोग, वर्तनी की शुद्धता और इस प्रस्तुति की स्वच्छता लेखन में हमें दिखाई देती है और ये सारी चीजें जब हम पठन भाषा अधिगम का शिक्षण करते हैं तो विद्यार्थियों को सिखाई जाती हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक पहले अनुकरण से लिखना सीखे, जैसे बोर्ड से जो श्यामपट्ट है उससे वो नकल करे, चित्रों पर आधारित अनुच्छेद लिखे या वाक्य की पूर्ति, फिर धीरे धीरे रचनात्मक लेखन की ओर बढ़े। इस प्रकार लेखन का अभ्यास न केवल उसकी भाषा शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि चिंतनशीलता, तार्किकता और कल्पना शक्ति को भी संवर्धित करता है। अनुकरण और मॉडलिंग की क्या भूमिका है? भाषा अधिगम में अनुकरण और मॉडलिंग अत्यंत प्रभावकारी कारक होते हैं। विशेषतः कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में इनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रारंभ में बालक भाषा को ना तो नियमों के आधार पर और न ही व्याकरण के अनुसार सीखता है, वो केवल भाषा का अनुकरण करता है। उसने सुना है, देखा है, उसके सामने दृश्य बिंब था, श्रुत बिंब था, जो से कि प्रत्यय का निर्माण हुआ, प्रत्यय से विचार का निर्माण हुआ, फिर भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये केवल अगर ये कहा जाए कि वो केवल नियमों के आधार पर भाषा को सीखता है तो ये उचित नहीं होगा, बल्कि कह सकते हैं कि सुन करके, देख करके और अनुभव करके स्वाभाविक रूप से वो भाषा को सीखता है। यही प्रक्रिया जो है वो अनुकरण कहलाती है और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है कि बालक किनका अनुकरण कर रहा है, मतलब किसका अनुकरण वो करना चाहता है। उसके लिए शिक्षक, माता-पिता, बड़े भाई-बहन या आस-पास के वयस्क जो भाषा मॉडल होते हैं। यदि ये भाषा को शुद्ध सच, क्योंकि वो अनुकरण से सीख रहा है और उसके लिए जो अनुकरणीय लोग होते हैं वो शिक्षक होते हैं, माता-पिता होते हैं, बड़े भाई-बहन होते हैं। तो इस प्रकार से उनका ये कर्तव्य होता है कि वो उस जो भाषा का प्रयोग करें वो शुद्ध, स्पष्ट, सुसंगत, भावपूर्ण और सजीव होनी चाहिए। क्योंकि बालक उसी तरह की भाषा का फिर अनुकरण करने लगता है और अपने अभ्यास में उन चीज़ों को शामिल करने लगता है।
यदि बालक अशुद्ध, तर्कहीन या अव्यवस्थित भाषा का अनुकरण करता है, तो वही उसके अधिगम का भी आधार बन जाती है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वे भाषा के आदर्श बने, उनकी भाषा विद्यार्थियों के लिए सीखने का जीवंत स्रोत हो। शिक्षण मनोविज्ञान के अनुसार मॉडलिंग केवल भाषा ही नहीं, बल्कि संप्रेषण की संपूर्ण शैली, जैसे भाव, भंगिमा, स्वर, उतार चढ़ाव, सामाजिक संवेदनशीलता आदि का भी अधिगम कराती है। यही कारण है कि कक्षा में संवाद, प्रश्नोत्तर, कहानी सुनाना, समूह चर्चा आदि सभी क्रियाएं शिक्षकों के लिए अपनी भाषा शैली के मॉडल प्रस्तुत करने का अवसर बनाती हैं। निरंतर अभ्यास के रूप, निरंतर, क्योंकि अगर हम भाषा अधिगम की सफलता का आधार है निरंतर अभ्यास करना। जितना ज़्यादा भाषा के जो शब्द हैं, वाक्य, उनका अभ्यास किया जाएगा, उनको दोहराया जाएगा और विभिन्न परिस्थितियों में उनका प्रयोग किया जाएगा, तो उतना ही हम भाषा में प्रवीण होते जाएंगे। भाषा को केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है, बल्कि जो दैनिक जीवन की गतिविधियां होती हैं, दिन प्रतिदिन के जो हमारे व्यवहार होते हैं, दिन प्रतिदिन का जो एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित होता है, उसमें भी हमें निरंतर भाषा का प्रयोग करते रहना चाहिए। दैनिक वार्तालाप, इसके कई माध्यमिक कक्षाओं में अभ्यास के कई रूप हो सकते हैं, जैसे दैनिक वार्तालाप शिक्षक विद्यार्थियों को प्रतिदिन के विषयों पर संवाद करने के अवसर दे, अर्थात जो प्रतिदिन के विषय होते हैं उसको वो कक्षा में लाए और विद्यार्थियों को उस विषयों पर संवाद करने के अवसर देना चाहिए। प्रश्नोत्तर अभ्यास विषय वस्तु पर आधारित तात्कालिक प्रश्न पूछना और उत्तर देना। जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उस पर प्रश्न पूछा जाए और फिर उत्तर दिलवाया जाए। कहानी सुनाना व पुनर्कथन, बालक सुनकर कहानी को अपने शब्दों में दोहराते हैं। यह सुनने, समझने और बोलने का एक अभ्यास है। चित्र वर्णन, संवाद लेखन, श्रुत लेखन और भूमिका निवेशन, यह अभ्यास लिखने की क्षमता के साथ साथ रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। मतलब चित्र वर्णन, चित्र सामने प्रस्तुत किया कर दिया जाए और उसको वर्णित करने के लिए कहा जाए। विभिन्न विषयों पर संवाद या किसी भी पात्र से संबंधित संवाद लेखन का काम भी करवाया जा सकता है। और साथ ही साथ दृश्य श्रव्य साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। बालकों को ऑडियो कहानियां, संवाद वीडियो या कविता रिकॉर्डिंग सुनाना उन्हें प्रेरित करता है और उनकी भाषिक संवेदनशीलता को भी विकसित करता है। निष्कर्ष, भाषा अधिगम एक स्वाभाविक, सतत और अनुभव आधारित प्रक्रिया है जो बालक के मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से गहराई से जुड़ी होती है। ये केवल शब्दों को जानने या व्याकरण सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बच्चों व्यक्तित्व के साथ साथ बच्चे संप्रेषणीयता उचित प्रकार से कम कर पाते हैं। सृजनात्मकता का विकास होता है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि संप्रेषणीयता और सृजनात्मकता की नींव भी रखती है। बालक जैसे जैसे अपने परिवेश में भाषा को सुनता है, उसका अनुकरण करता है और उसको व्यवहार में लाता है, वैसे वैसे वो भाषा में प्रवीणता प्राप्त करता है। भाषा अधिगम की सफलता कुछ मूलभूत संस्थितियों पर आधारित है, जैसे सामाजिक संपर्क, निरंतर अभ्यास, अनुकरणीय वातावरण, रुचि, शिक्षण सिद्धांतों का उचित प्रयोग। ये सभी जितनी भी शिक्षण संस्थितियां हैं, इनका उचित प्रयोग करके उचित उनको विद्यार्थियों के सामने ये उचित रूप में प्रस्तुत करके विद्यार्थियों के भाषा अधिगम को हम अधिक सक्रिय बना सकते हैं। भाषा अधिगम की प्रक्रिया सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो इस बात को भी रेखांकित करती है कि अधिगम एक निश्चित क्रम और गहराई से संपन्न होता है। मतलब अधिगम जो हो रहा है, भाषा को जो सीखा जा रहा है वो अचानक सीखा नहीं जाता है या अचानक उसको सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि एक क्रम में सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है। और वो प्रक्रिया में सर्वप्रथम चरण सुनने का, फिर बोलने का, पढ़ने का और लिखने का आता है, जिसे हम सतत अभ्यास, प्रेरक गतिविधियों और सहभागिता के माध्यम से पोषित करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में भाषा अधिगम की संस्कृतियों पर विस्तार से बातचीत करी गई है और साथ ही साथ हमारे अनुकरण और मॉडलिंग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा को सिखाने में। साथ जो भी बच्चे को हम भाषा सिखाना चाहते हैं, तो अगर उस प्रकार का उचित वातावरण उसके सामने उपस्थित किया जाएगा और उस वातावरण में वो केवल भाषा को सीखेगा नहीं, बल्कि भाषा के माध्यम से जीवन को जीने की कला भी सीखता है, तो उसका जो भाषा अधिगम है, हिंदी भाषा का जो अधिगम है, वो अधिक सक्रिय, प्रभावशाली, सहज और सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में हम लोगों ने पूर्ण रूप से भाषा अधिगम की संस्कृतियों पर बात करी है। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभान्वित हुआ होगा।
धन्यवाद।